Hi everyone, welcome to Mera Physio, the pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर बेसिकली एक तरह के कैंसरस ट्यूमर या स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर हो जाना होता है। स्पाइनल कॉर्ड को समझने और जानने से पहले हमें पूरी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, उसके सेगमेंट्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी स्पाइन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे स्पाइनल सेगमेंट्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड की क्या वेस्कुलेचर है, क्या नर्व सप्लाई है। फिर हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर और उसके टाइप्स के बारे में। स्पाइन या बैकबोन बेसिकली बॉडी का सेंट्रल सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। हमारी बॉडी का सबसे जो मेजर सपोर्ट जिसमें रहता है वो हमारी स्पाइन या हमारी बैकबोन होती है। स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन दोनों मिला के हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फॉर्म होता है। हमारा जो स्पाइन है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स, जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उन सबसे कनेक्टेड रहता है। सो बेसिकली अगर स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी हुई है तो उसके कारण हमारे बाकी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनमें भी उस डिफॉर्मिटी का असर होता है। हमारी स्पाइन बेसिकली हमें हेल्प करती है खड़े होने में, बैठने में, वॉक करने में, किसी तरह का ट्विस्टिंग या बेंडिंग मूवमेंट करने में। तो हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट, जितने भी बेसिक मूवमेंट होते हैं उन सब मूवमेंट्स में हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे पोस्चर का एक अपना ही एक सिग्निफिकेंस है। और पोस्चर के लिए सबसे कोर जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे स्पाइन होता है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अगर स्कोलियोसिस हो, काइफोसिस हो या लॉर्डोसिस हो तो इनमें स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो जाती है। स्पाइनल कर्वेचर जो होते हैं हमारे वो बढ़ जाते हैं, या किसी किसी में स्पाइन जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो फ्लैट हो जाती है, तो वो एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी का रूप ले लेते हैं। तो अगर कहीं भी हमारे बैक में कोई तरह की डिफॉर्मिटी, कोई इंजरी हुई है या किसी तरह का कोई भी स्पाइनल कॉर्ड मैलिग्नेंसी हो, कोई भी ऐसे स्पाइनल कॉर्ड कंडीशन है जिनसे हमारी स्पाइन डैमेज हो रही है या उनके कारण हमें बैक पेन हो सकता है। सो बैक इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड कंडीशंस या उससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस है, अगर उनमें किसी तरह की भी डिफॉर्मिटी या किसी तरह की भी एबनॉर्मेलिटी तो अक्सर हमें बैक पेन देखने को मिलता है। वो बैक पेन हमें थोरेसिक रीजन में हो सकता है, वो हमें लंबर रीजन में हो सकता है, या स्पाइनल डिफॉर्मिटी के कारण किसी किसी को सर्वाइकल पेन भी हो सकता है। सो हम इन सेगमेंट्स के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे कि सर्वाइकल में कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे लंबर में क्या होता है, थोरेसिक में क्या होता है। सो उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।
बट अगर हम इंट्रोडक्टरी, अगर हम ओवरऑल स्पाइन के बारे में बात करें, तो बेसिकली स्पाइन हमारा सबसे कोर सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी का। अब हम बात करते हैं अपने स्पाइन के पार्ट्स के बारे में। सो बेसिकली जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बात किया कि हमें तीन तरह के हमारी पोस्चरल होते हैं। तो एक तरह के हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी ही जानते हैं, जिनमें हमारा स्कोलियोसिस, काइफोसिस और लॉर्डोसिस होता है। सो इन्हीं के तीन तरह के हमारे नेचुरल कर्व प्रेजेंट होते हैं हमारे स्पाइन में, जो कि एक एस शेप देते हैं, एस आकार देते हैं हमारी स्पाइन को। सो अगर कोई स्पाइन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो स्पाइन है, उसमें तीन नेचुरल कर्व्स वेल मेंटेन्ड है, एक प्रॉपर एस शेप है। सो हम उस पर्टिकुलर पर्सन के स्पाइन को हम एक हेल्दी स्पाइन से कंसिडर कर सकते हैं। ये जो कर्व्स होते हैं, ये हमारे बॉडी में एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्पाइन को किसी भी तरह की इंजरी से। अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, तो हमारा जो स्पाइन है वो कई डिफरेंट पार्ट से बना होता है। सबसे पहला और बेसिक जो पार्ट्स है हमारे स्पाइन की, वो है हमारी वर्टिब्रे। हमारे स्पाइन में 33 स्टैक, यानी कि एक से ऊपर एक, सो 33 वर्टिब्रे। ये वर्टिब्रे और कुछ नहीं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं। इन्हीं 33 स्टैक वर्टिब्रे से मिल करके बनता है हमारा पूरा स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल बेसिकली एक टनल होता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है और उसको और उसमें स्पाइनल नर्व्स होते हैं। इस स्पाइनल कैनाल का जो मेन फंक्शन रहता है, वो रहता है कि इंजरी से प्रोटेक्ट करना। सो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है, उनको प्रोटेक्ट करना बेसिकली इस टनल का काम होता है। हमारी मैक्सिमम वर्टिब्रे, उनमें किसी न किसी तरह का कोई ना कोई रेंज ऑफ मोशन जरूर होता है। हो सकता है वो साइडवेज हो, बेंडिंग हो, या फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बट हमारे जो लोएस्ट वर्टिब्रे, जो कि हमारे सैक्रम और कॉसिक्स, ये फ्यूज्ड रहते हैं, जो कि डेवलपमेंटल स्टेज में फ्यूज हो जाते हैं। सो फ्यूजन होने के कारण इनमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता। सो सैक्रम और कॉसिक्स को छोड़ करके बाकी सारे वर्टिब्रेज में मूवमेंट होते हैं, लेकिन इन दोनों में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। फेसेट जॉइंट्स, फेसेट जॉइंट भी एक हमारे स्पाइनल कॉर्ड या हमारे वर्टिब्रल कॉलम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो भी हमारे स्पाइनल जॉइंट्स हैं, जो कि फेसेट जॉइंट्स, बेसिकली ये हमारे स्पाइन के जॉइंट्स होते हैं। सो इन जॉइंट्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जो एक स्लीपरी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं।
इन कनेक्टिव टिश्यूज में ही क्योंकि स्लीपरी है सो वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। फेसेट जॉइंट्स के इस स्लीपरी कनेक्टिव टिश्यूज के कारण ही ट्विस्टिंग और टर्निंग, जैसे हम स्पाइनल रोटेशन करते या हम स्पाइन को रोटेट करते तो उसमें हमारे फेसेट जॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इन्हीं के कारण हमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी मिलती है। इन जॉइंट्स में अगर किसी तरह का अर्थराइटिस डेवलप हो जाए तो इसके कारण बैक पेन या नेक पेन पेशेंट को फील हो सकती है। सो हमें अगर ट्विस्टिंग और टर्निंग में कोई हेल्प करता है, हमारे जो जॉइंट्स को हेल्प करते हैं, हमारे जो स्पाइन को हेल्प करते हैं, वो हमारे फैसेट जॉइंट्स होते हैं। और किसी भी डिफॉर्मिटी या किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में अगर इनमें किसी तरह का अर्थराइटिस डेवलप होता है तो पेशेंट को बैक पेन या नेक पेन जैसा सिम्टम्स फील हो सकते हैं। तीसरे और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारे बेसिकली वर्टिब्रेस के बीच में होती है और ये एक फ्लैट और राउंड स्ट्रक्चर के होते हैं जो कि ऑलमोस्ट हाफ इंच थिक होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारे दो कंपोनेंट से बने होते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस और एन्युलस फाइब्रोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस बेसिकली जेली लाइक मटेरियल से बना होता है और हमारे डिस्क के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो बेसिकली वाटर से बना होता है जिसमें पार्शियली वाटर प्रेजेंट होता है। इसी जेली लाइक सब्सटेंस या न्यूक्लियस पल्पोसस के कारण, जिसमें न्यूक्लियस पल्पोसस में जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है, इन्हीं के कारण हमारी जो डिस्क है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और साथ ही उनमें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने में इन जेली सब्सटेंस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा एन्युलस फाइब्रोसिस। एन्युलस फाइब्रोसिस बेसिकली एक फ्लेक्सिबल आउटर रिंग होता है डिस्क का और इसमें कई लेयर होते हैं, मल्टीपल लेयर्स ये बना होता है और ये एक इलास्टिक बैंड से सिमिलर होता है। सो बेसिकली जब भी अगर हम स्टैंडिंग कर रहे हैं या हम खड़े हुए हैं या हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो मैक्सिमम जो वेट है वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है या न्यूक्लियस हमारा वेट बियर करता है। उसी के वेट के रिस्पॉन्स में हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक्सपैंड करता है। तो जब वो एक्सपैंड करता है तब एन्युलस, जो कि बेसिकली फ्लेक्सिबल आउटर रिंग होती है डिस्क की, वो न्यूक्लियस को अपने प्लेस में होल्ड करके रखता है। इस
होल्डिंग से, यानी कि एनुलस जो होल्ड करके रखता है न्यूक्लियस को अपने प्लेस पे, तो इससे वहां का जो मूवमेंट है वो इजीली हो पाता है और एक स्ट्रेंथ मिलती है स्पाइन को, जो स्पाइन में स्ट्रेंथ मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो डिस्क है वो हमारे शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। तो अगर कभी भी प्रोलैप्स्ड डिस्क है, तो प्रोलैप्स डिस्क में हमारा जो कि हम कहते हैं पीआईवीडी, तो उसमें हमारे जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर आ जाते हैं। हमारा जो न्यूक्लियस है वो बाहर की तरफ प्रोलैप्स हो जाता है और वाटर कंटेंट कम होने के कारण वो प्रॉपर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं हो पाती। तब ऐसे कंडीशन में पेशेंट को बहुत एक्सेसिव बैक पेन फेस करना पड़ता है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो कितना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। बहुत सारी ऐसी नर्व एंडिंग्स हैं जो सप्लाई करती हैं हमारे एन्युलस को, और इन्हीं के कारण, इंजर्ड एन्युलस के कारण बैक पेन, लोअर बैक पेन, लंबर बैक पेन एक कॉमन सिम्टम होते हैं। कई बार हो सकता है नर्व एंडिंग के कंप्रेशन के कारण, क्योंकि न्यूक्लियस का प्रोजेक्शन हुआ है, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुआ है, तो उसके कारण कई बार रेडिएटिंग पेन भी देखने को मिलता है पेशेंट्स में। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली हमारा एक्सटेंड करता है हमारे स्कल और नीचे आता है हमारे लोअर बैक में, जो कि ट्रैवल करता है हमारे कई मिडिल स्टैक्ड वर्टिब्रा से, जिसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। तो कई नर्व ब्रांचेस हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और उनमें जो ओपनिंग होती है वो वहां से, जो हम जिसे हम फोरामेन कहते हैं, वो उस ओपनिंग से वो निकलती है और मैसेजेस कैरी करती हैं ब्रेन और डिफरेंट मसल ग्रुप्स में। सो बेसिकली जो हमारा मैसेज है वो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है, फिर हमारे जो स्पाइनल नर्व्स है उन्हें डिफरेंट मसल ग्रुप्स तक वो लेके जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहां पे एक्शन होता है। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली एंड होता है हमारे फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रे, जो कि हमारे लोअर बैक का पार्ट, और फिर कंटिन्यू करते हैं एज अ नर्व रूट। एक ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में कई बंडल प्रेजेंट होते हैं, कई नर्व रूट्स के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं। उस बंडल को हम क्वाडा इक्वाइना कहते हैं। सो उस बंडल या उस गुच्छे को जिसमें कई नर्व रूट्स हैं, उसे क्वाडा इक्वाइना कहा जाता है। ये बेसिकली एग्जिट करते हैं स्पाइनल कैनाल से, या स्पाइनल कैनाल से बाहर निकलते हैं एक ओपनिंग के थ्रू, जैसा मैंने भी बताया कि उसी ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामेन। अगर किसी भी टाइम या किसी ऐसी कंडीशन में जिसमें फोरामेन हमारा स्पेस कम हो जाए या
स्पाइनल नर्व्स हमारी कंप्रेस हो जाए या उनमें प्रॉपर पैसेज ना रहे, तो ऐसे केसेस में कंप्रेशन के कारण रेडिएटिंग पेन या रेडिकुलोपैथी, लंबर रेडिकुलोपैथी, शियाटिका, ऐसी कंडीशंस अराइज हो सकती है। जैसे अगर हमारी शियाटिक नर्व वो कंप्रेस हो रही है, उसको प्रॉपर पैसेज नहीं मिल रहा है, तो उससे हमारा शियाटिक नर्व इम्पिंजमेंट या कंप्रेशन के कारण हमारे पैरों में भी पेन एक्सटेंड हो सकता है, जो कि एक काफी पेनफुल कंडीशन होती। स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बाद हमारे कई तरह के सॉफ्ट टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम में या हमारी स्पाइन में, जैसे लिगामेंट्स जो कनेक्ट करते हैं वर्टिब्रा को, और उसको एक होल्ड रखते हैं, एक पकड़ बना के रखते हैं स्पाइन में, सो दैट एक पोजीशन में वो इंटैक्ट रहे। मसल्स हमारे बैक को सपोर्ट करते हैं और हमें हेल्प करते हैं कि हम मूव कर सकें। टेंडन्स जो प्रेजेंट हैं वो कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से और मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली हमारे लिगामेंट्स प्रेजेंट है, हमारे पास मसल्स है और टेंडन्स है। तो इन्हीं की हेल्प से हमारे जो स्पाइन है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में इंटैक्ट रहती है और फिर उसको सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट करते हैं हमारे बैक को, और इसी से हमारे जो मूवमेंट है वो इजीली पॉसिबल हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्पाइन सेगमेंट्स के बारे में। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम इंडिविजुअली बात करेंगे हर एक सेगमेंट के बारे में थोड़ी डिटेल। जैसा मैंने पहले स्लाइड में बताया कि हम हमारे स्पाइन में 33 स्टैक्ड वर्टिब्रे होते हैं जो एक के ऊपर प्लेस होते हैं। तो अगर हम नेक से स्टार्ट करें, हमारे नेक से, तो वो नीचे जाते जाते हमारे बटक्स जो रेयर एंड है वहां तक सेगमेंट्स रन करते हैं। तो हमारे नेक का जो सेगमेंट है उसे हम सर्वाइकल कहते हैं, जो कि हमारा टॉप पार्ट होता है स्पाइन का, जिसमें कुल 7 वर्टिब्रे होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। नेक वर्टिब्रे ही अलाउ करते हैं हमारे नेक के जो टर्निंग, जो टिल्टिंग और जो नॉडिंग मूवमेंट होते हैं हमारे हेड के। सो उन तो इन वर्टिब्रेस के कारण ही वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर्वाइकल स्पाइन हमारे एक सी शेप बनाता है, जिसे हम लॉर्डोटिक कर्व कहते हैं। फिर आता है हमारा थोरैसिक, यानी कि हमारा जो मिडिल बैक है। जो चेस्ट या थोरैसिक पार्ट है स्पाइन का, उसमें 12 वर्टिब्रे होते हैं। जैसे हमारे सर्वाइकल में 7 थे, तो थोरैसिक में 12 वर्टिब्रे होते हैं, जो कि T1 से लेके T12 तक होते हैं। हमारी जो रिब्स है वो अटैच्ड रहती है हमारे थोरैसिक स्पाइन से, और
इन्हीं इस सेक्शन के कारण, यानी कि हमारे थोरेसिक सेक्शन के कारण हमारा जो स्पाइन है वो बेंड आउट होता है या एक स्लाइटली बैकवर्ड सी शेप बनाता है। इस शेप को ही हम काइफोटिक कर्व कहते हैं। जैसा मैंने पहले बात किया कि हमारे बॉडी में 3 कर्व्स होते हैं स्पाइन में, तो यही हमारा काइफोटिक कर्व फॉर्म करते हैं, जो कि स्लाइटली बैकवर्ड सी शेप का होता है। लंबर या लोअर बैक, 5 वर्टिब्रा जैसे कि L1, L2, L3, L4 और L5, ये हमारे लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन को फॉर्म करते। सो हमारा जो लंबर स्पाइन है वो अल्टीमेटली सपोर्ट करता है हमारे पूरे ऊपर, यानी हमारे सर्वाइकल और थोरेसिक पार्ट्स को, जो हमारे स्पाइन के कंपोनेंट्स। ये कनेक्ट करता है हमारे पेल्विस को, और सबसे ज्यादा बॉडी का जो वेट है, उसका जो भार है, वो यही बेयर करते हैं। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिफ्टिंग में या कैरिंग में सबसे ज्यादा जो वेट आता है, जो सबसे ज्यादा एक्सर्शन होता है, वो हमारे लंबर या लोअर बैक में होता है। कई तरह की प्रॉब्लम, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे लंबर स्पाइन में होती है। सो लंबर स्पाइन बेसिकली बेंड होता है इनवर्ड की तरफ, और वहाँ एक सी शेप बनता है जिसे हम लॉर्डोटिक कर्व कहते हैं। सो जो भी हमारा जब इनवर्ड सी शेप बनता है तो वो लॉर्डोटिक कर्व होता है, जब बैकवर्ड सी शेप बनता है तो उसे हम काइफोटिक कर्व कहते हैं। लंबर स्पाइन सबसे ज्यादा प्रोन होता है इंजरीज के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो देखने को मिलते हैं बैक पेन के, उनका सबसे कॉमन जो एरिया, जो कॉमन रीजन होता है बैक पेन का, वो हमारा लोअर, यानी कि हमारा जो लंबर रीजन है वही होता है। इसके बाद आते हैं हमारे सैक्रम और कॉसिक्स। सो सैक्रम बेसिकली एक ट्राइंगल शेप्ड बोर होता है जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे हिप्स को। 5 सैक्रल वर्टिब्रे होते हैं, S1, S2, S3, S4 और S5, जो कि फ्यूज हो जाते हैं हमारे डेवलपमेंटल स्टेज में, और इसी कारण से उनमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता। सो सैक्रम और हिप बोन मिला करके एक रिंग फॉर्म करते हैं, जिस रिंग को हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। कॉसिक्स या टेल बोन, यहाँ 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रे होते हैं, जो कि जिनका फ्यूजन हमारे डेवलपमेंटल स्टेज में ही होता है, और इसीलिए क्योंकि ये फ्यूज्ड है, इनमें सैक्रम की तरह इनमें भी किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता। पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं हमारे कॉसिक्स। सो पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन जो कि फीमेल्स में देखा जाता है, या टेल बोन पेन जब किसी को होता है, तो उसमें देखने को मिलता है कि उसका जो पेल्विक मसल्स हैं वो कई बार बहुत वीक होती हैं, या वहां से जो लिगामेंट्स अटैचमेंट है वो बहुत वीक। सो
सैक्रम और कॉसिक्स दोनों ही एक तरह से फ्यूज्ड वर्टिब्रे होते हैं और इनमें किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं होता। सो इस इमेज में हम पूरे अपने वर्टिब्रल कॉलम को देख सकते हैं। जैसे हमारा पहले सर्वाइकल कर्व है, थोरैसिक कर्व है, लंबर कर्व है और सैक्रल कर्व है। सबसे पहले जो हमारे जो स्कल से ओरिजिनेट होते हैं वर्टिब्रे, वो है हमारे सर्वाइकल। उसके बाद आते हैं हमारे थोरैसिक वर्टिब्रे, जिसमें 12 वर्टिब्रे होते हैं, T1 से लेके T12 तक। फिर आते हैं हमारे लंबर वर्टिब्रे, यानी कि L1 से लेके L5 तक। फिर होते हैं हमारे सैक्रम और कॉसिजियल वर्टिब्रे। सैक्रम जिसमें 5 वर्टिब्रे होते हैं जो कि फ्यूज्ड हो जाते हैं डेवलपमेंटल स्टेज में। कॉसिजियल वर्टिब्रे जिसमें 4 वर्टिब्रे होते हैं जिनका भी फ्यूजन होता है हमारे डेवलपमेंटल स्टेज में। तो कुछ सेम इमेज हम इसमें देख सकते हैं। एक स्पाइन है हमारी, ये पूरी एक वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें सर्वाइकल कर्वेचर हम देख सकते हैं। थोरैसिक कर्वेचर हमें देखने मिल रहा है जिसमें एक बैकवर्ड सी शेप बन रहा है। फिर हम लंबर कर्वेचर देखते हैं जिसमें इनवर्ड सी शेप बन रहा है। और हर वर्टिब्रा में जो नर्व पासिंग होती है उसके लिए पैसेज, एक ओपनिंग होता है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो कि न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसस से बनी हुई है, जो जिसमें पार्शियली वाटर प्रेजेंट होता है। हमारा जो थोरैसिक वर्टिब्रा है वो हमारे रिब से अटैच्ड होते हैं। और हमारे सैक्रम सैक्रल या कोसिजल जो वर्टिब्रे हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, जिनका फ्यूजन डेवलपमेंटल स्टेज में होता है और इस फ्यूजन के कारण उनमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। सैक्रम हमारे पेल्विस बोन के साथ मिलके एक रिंग, एक हिप के साथ हमारे एक रिंग फॉर्म करते हैं जिसे हम पेल्विक गर्डन कहते हैं। कोसिजिल हमारे बेसिकली पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिगामेंट्स के साथ अटैचमेंट रहता है उनका। सो और कॉसिक्स को ही हम टेल बोन भी कहते हैं। सो बेसिकली ये हमारा पूरे स्पाइन का एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर वो इस इमेज में हम देख सकते हैं। अब हम इंडिविजुअली हर सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, उसके कुछ और फीचर्स, उसके और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सर्वाइकल वर्टिब्रे के बारे में, जो कि हमारा C1 से लेके C7 तक होता है। तो हमारा सर्वाइकल स्पाइन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अपर सर्वाइकल रीजन और लोअर सर्वाइकल रीजन। अपर सर्वाइकल रीजन मतलब C1 एंड C2, लोअर सर्वाइकल रीजन मतलब C3, C4, C5, C6 और C7। C1 को एटलास कहा जाता है और C2 को एक्सिस कहा जाता है। ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुट बेसिकली एक बोन है जो फ्लैट बोन होती है, जो हमारे हेड के पिछले एरिया को फॉर्म करती है। सो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट वर्टिब्रा है C1 उसे एटलास, सेकेंड वर्टिब्रा यानी C2 उसे एक्सिस कहते हैं। एटलास C1, एटलास बेसिकली हमारा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है और ये वर्टिब्रा हमारे स्कल को सपोर्ट करता है।
इसका जो अपीयरेंस है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है हमारे बाकी स्पाइनल वर्टिब्रे से। एटलस एक रिंग होता है बोन्स का, जिसमें दो तरह के मास होते हैं जो लेटरल मासेज होते हैं, जो कि जॉइंट होते हैं फ्रंट में और बैक में, जैसे कि हमारे एंटीरियर आर्च और पोस्टीरियर आर्च। सो ये एंटीरियर आर्च से हमारा है फ्रंट में, और बैक में हमारे पोस्टीरियर आर्च प्रेजेंट। एक्सिस यानी कि C2, एक्सिस हमारा बेसिकली सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। ये एक ब्लंट टूथ लाइक प्रोसेस इसमें होता है, जो कि ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन होता है उसका, यानी कि अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है। इसी को हम डेंस कहते हैं या ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। डेंस प्रोवाइड करता है एक टाइप ऑफ पाइवट या कॉलम, अलाउ करता है कि जो हेड है और जो एटलास है वो रोटेट कर सकते हैं हमारे डेंस के अराउंड। सो एटलास के रोटेशन के लिए, क्योंकि नेक रोटेशन में हमारे C1 C2, हमारे जो स्कल सपोर्ट के लिए हमारे C1 C2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कुछ इस तरह से हमारे एटलास और एक्सिस होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एटलास का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे बाकी स्पाइनल वर्टिब्रे से। जो हमारा एक्सिस है, जो हम उसमें एक डेंस होता है, जो कि एक अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है, जिसके अराउंड हमारा जो एटलास है वो रोटेट होता है। थोरेसिक वर्टिब्रा यानी कि T1 से T12। थोरेसिक वर्टिब्रा बेसिकली जैसे जैसे T1 से T12 तक की हम बात करते हैं, तो उनका जो साइज होता है वो भी इंक्रीज होता है। यानी हमारा T1 सबसे छोटा थोरेसिक वर्टिब्रा है और T12 सबसे बड़ा थोरेसिक वर्टिब्रा है। इनमें छोटे पेडिकल्स होते हैं, लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, और इसका जो इंटरवर्टिब्रल जो फोरामेन है, जो कि न्यूरल पैसेज वे होता है, वो रिलेटिवली लार्जर होता है। और अगर ये छोटे हो तो कई तरह के नर्व कंप्रेशन हो सकते हैं। जैसा हमने पहले भी बात किया कि हमारे जो फोरामेन है उनसे ही हमारे नर्व रूट्स पास होते हैं। सो अगर वो फोरामेन हमारे कंप्रेस हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं साइज में, तो नर्व कंप्रेशन का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। रिब केज बेसिकली हमारे जॉइंट होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे से, लेकिन T12 और T11 में हमारे रिब्स अटैच नहीं होते, और इन्हीं को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। यानी कि हमारी जो 11th और 12th रिब है वो अटैचमेंट उसका नहीं है। सो 11th और 12th रिब में हम उसे फ्लोटिंग रिब से टर्म करते हैं या फ्लोटिंग रिब से क्लासिफाई करते हैं। थोरेसिक स्पाइन का जो रेंज ऑफ मोशन है वो जनरली लिमिटेड होता है, क्योंकि कई तरह के रिब और वर्टिब्रल कनेक्शंस होते हैं, लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, इसलिए इसका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू हमारे लंबर की हम बात करें या हम सर्वाइकल की बात करें, तो हमारे जो थोरेसिक वर्टिब्रे जो थोरेसिक स्पाइन है उसका रेंज ऑफ मोशन काफी लिमिटेड रहता है।
तो कुछ इस तरह से हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अगर हम एक्सियल साइड देखें तो हमारे वर्टिब्रल बॉडी है, हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, हमारे ट्रांसवर्स फेसेट है, हमारे पेडिकल्स है, फोरामेन है, लैमिना है और सुपीरियर हमारे फेसेट। लंबर वर्टिब्रे यानी कि L1 से L5। सो लंबर वर्टिब्रे थोरैसिक वर्टिब्रे की तरह ही उनका जैसे जैसे वो नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो उनका जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। यानी कि जैसे हमारा T1 सबसे छोटा थोरैसिक वर्टिब्रे था, उसी तरीके से हमारा L1 भी सबसे छोटा लंबर वर्टिब्रे होता है। और जैसे T12 हमारा सबसे बड़े थोरैसिक वर्टिब्रे था, उसी तरीके से हमारा L5 सबसे बड़ा लंबर वर्टिब्रे होता है। इन्हीं वर्टिब्रे में बॉडी का सबसे ज्यादा बायोमैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बॉडी का वेट बियर करते हैं। और जो पेडिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और वाइडर होते हैं हमारे थोरैसिक स्पाइन के कंपेयर में। जो स्पाइनस प्रोसेस है वो हॉरिजॉन्टल है और मोर और ज्यादातर वो एक स्क्वायर इन शेप में होते हैं। जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है वो रिलेटिवली बड़े होते हैं, वो रिलेटिवली ज्यादा लार्ज होते हैं। और जो नर्व रूट कंप्रेशन वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है हमारे लंबर वर्टिब्रे, क्योंकि कई बार यहाँ का जो न्यूरल हमारा फोरामेन है उनमें साइज के डिक्रीज हो जाते हैं किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण या बोन वीकनेस के कारण, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सो ऐसे कंडीशंस में हमारे जो हमारे नर्व रूट्स हैं वो प्रॉपरली पास नहीं हो पाते, तब उनमें नर्व रूट्स का कंप्रेशन होता है और फिर वो बैक पेन या रेडिएटिंग नेचर के बैक पेन को अराइव करते। तो कुछ इस तरह से हमें हमारे जो लंबर वर्टिब्रा है वो दिखता है, जिसमें जो पेडिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, हमारे जो न्यूरल फोरामेन है उनमें साइज थोड़ा बड़ा होता है, जो स्पाइनस प्रोसेस है उनमें भी इंक्रीज होता है सरफेस, और उन थोड़े से वो स्क्वायर शेप में प्रेजेंट होते हैं। सैक्रल स्पाइन। तो सैक्रम बेसिकली हमारे जो पेल्विस है उसके बिहाइंड लोकेटेड होता है। 5 तरह की बोन्स होती है, S1, S2, S3, S4 और S5, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में होती है। और इन्हीं पांचों का फ्यूजन हो जाता है हमारे डेवलपमेंटल स्टेज में, जो फॉर्म करते हैं हमारे सैक्रम। सैक्रम बेसिकली हमारे दोनों हिप बोन्स के बीच में फिट हो जाता है और कनेक्ट करता है हमारे स्पाइन को हमारे पेल्विस से। जो हमारा लास्ट वर्टिब्रे होता है L5, वो बेसिकली आर्टिकुलेट करता है, मूव करता है सैक्रम के साथ। सो इमीडिएटली जो हमारे नीचे होता है सैक्रम के वो होते हैं हमारे कॉसिक्स, जो कि फॉर्म करते हैं हमारे टेल बोन को, और वो भी फ्यूज्ड होते हैं क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेज में उनका फ्यूजन हो जाता है।
स्पाइनल कॉलम में अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन की बात की, लेकिन सिर्फ यहाँ बोन नहीं होते, इसमें एस शेप जो हमारा है उसको मेंटेन करने के लिए हमें कई तरह के स्केलेटल सपोर्ट, नर्व रूट्स, इनकी भी जरूरत पड़ती। सो ये कुछ और हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने बात किया ऑलरेडी, वो है इंटरवर्टिब्रल हमारे डिस्क। हर डिस्क में एक फाइब्रस पैड ऑफ टिश्यू होता है जिसे हम फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं, और एंकर होते हैं हमारे वर्टिब्रल एंड प्लेट्स जिसे हम कार्टिलेजिनियस एंड प्लेट्स कहते हैं, जिनका बेसिक जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे C3 थ्रू L5 सेक्रम, जो हमारा L5S1 से हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो C3 से L5S1 तक आते हैं। डिस्क बेसिकली एक्ट करते हैं इंटर बॉडी स्पेसर्स के तौर पर, या एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर के तौर। नोटेबली अगर हम ये देखें, अगर हम ध्यान दें, तो कोई भी स्पाइनल डिस्क हमारे C1 या C2 के बीच में प्रेजेंट नहीं होती, ना ही कोई भी स्पाइनल डिस्क हमारे सैक्रम या कॉक्सिक्स के बीच में प्रेजेंट होती। अभी तक हमने बात किया बेसिकली हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, पूरे हम कहें तो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली ट्यूबुलर बंडल होते हैं नर्व टिश्यू से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो कि ट्यूबुलर बंडल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं हमारे ब्रेन स्टेम से लेकर के हमारे लंबर वर्टिब्रे तक, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। सो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ओरिजिनेट हो रहा है हमारे ब्रेन से, जो कि ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होता है। फिर हमारे डिफरेंट वर्टिब्रे हैं जिनके बारे में हमने बात कर ली है, और एक नर्व रूट का एक बंडल है जिसे हम क्वाडा इक्वाइना कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ग्रेश वाइट इन कलर होते हैं, और ये रिलेटिवली एक इनका एक सिंपल एनाटॉमिकल कोर्स होता है, क्योंकि एक सिंपल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ग्रेश वाइटिश कलर के। सो ये बेसिकली कंटिन्यूएशन होता है, जैसे हमने पहले बात किया कि हमारे ब्रेन स्टेम, सो ब्रेन स्टेम के मेडुला ऑब्लोंगाटा से इसका बेसिकली कंटिन्यूएशन होता है। ये फिर ट्रेवल करता है इंफीरियरली हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, जो कि सराउंडेड होते हैं हमारे कई तरह के स्पाइनल मेनिंजेस, जिसमें हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। L2 वर्टिब्रल लेवल में स्पाइनल कॉर्ड टेपर ऑफ हो जाता है, या वहां पे ये ऑलमोस्ट वाइंड अप हो जाता है, जो फॉर्म करता है हमारा कोनस मेडुलरिस। सो बेसिकली हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ग्रेश वाइट कलर का है,
मेडुला ऑब्लोंगाटा से अराइज हो रहा है और L2 लेवल में ये टेपर ऑफ हो जाता है। एज अ रिजल्ट, जिसमें हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टर्मिनेट होता है L2 लेवल पे, तो वहाँ एक 2/3 ऑक्यूपाई हो जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का या हमारे वर्टिब्रल कॉलम का। सो स्पाइनल नर्व्स बेसिकली हमारे एराइज होते हैं वहां से, और इसी गुच्छे को हम एक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया, वो है हमारा क्वाडा इक्वाइनम। ड्यूरिंग द कोर्स, यानी कि जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, वहाँ दो पॉइंट होते हैं एनलार्जमेंट के, जो कि एक होता है हमारा सर्वाइकल एनलार्जमेंट, जो कि हमारा C4 T1 लेवल में होता है, और हमारा होता है लंबर एनलार्जमेंट, जो कि हमारा T11 और L1 लेवल में होता है, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं या ओरिजिन होता है हमारे लंबर और सैक्रल फ्लेक्सी का। स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली दो तरह के डिप्रेशन होते हैं, एंटीरियर मीडियन फिशर और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। एंटीरियर मीडियन फिशर एक बेसिकली एक डीप ग्रूव होता है, जो एक्सटेंड करता है हमारा लेंथ को एंटीरियर सरफेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक, और जो हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट या पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, वो थोड़ा सा शैलो होता है डिप्रेशन में।
स्पाइनल मेनिंजेस। स्पाइनल मेनिंजेस बेसिकली 3 मेम्ब्रेन होते हैं जो कि सराउंड करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि ड्यूरा मैटर, अरक्नॉइड मैटर और पाया मैटर होते हैं। इन मैटर या इन मेम्ब्रेन में बेसिकली हमारे स्पाइन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ प्रेजेंट होता है, जो कि एक सपोर्ट की तरह रोल प्ले करते हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। ये उसी तरह के सिमिलर होते हैं जो कि हमारे क्रैनियल मेनिंजेस होते हैं, जिसमें 3 तरह के लेयर्स होते हैं। डिस्टली अगर हम बात करें तो मेनिंजेस एक स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू फॉर्म करते हैं जो कि फाइलम टर्मिनेल कहलाते हैं, और ये अटैच करते हैं हमारे वर्टिब्रल बॉडीज को कोशिक्स के साथ, जो कि एक्ट करते हैं एक तरह के हमारे एंकर की तरह एक्ट करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस। सो कुछ इस तरह से बेसिकली हमारे स्पाइनल मेनिंजेस या हमारे जो ब्रेन क्रैनियल मेनिंजेस है ये अरेंज्ड रहते हैं ड्यूरा, अरक्नॉइड और पाया मेटर। सो जैसे क्रैनियल मेनिंजेस होते हैं उसी तरीके से हमारे स्पाइनल मेनिंजेस भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरा मैटर के बारे में। स्पाइनल ड्यूरा मैटर बेसिकली हमारा एक्सटर्नल मोस्ट एक्सटर्नल मेनिंजेस होता है, जो कि हमारा एक्सटेंड करता है हमारे फोरामेन मैग्नम से हमारे फाइलम टर्मिनेल तक, और ये सेपरेटेड रहता है वॉल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम से, और सेपरेशन करवाने का काम होता है हमारे एपिड्यूरल स्पेस का। इस स्पेस में कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। सो फोरामेन मैग्नम और फाइलम टर्मिनेल तक हमारा जो ड्यूरा मैटर है वो एक्सटेंड करता है। स्पाइनल नर्व्स एग्जिट करते हैं हमारे वर्टिब्रल कैनाल, तो वो पियर्स कई बार करते हैं हमारे ड्यूरा मैटर को, जो कि टेम्पररीली पासिंग होता है एपिड्यूरल स्पेस। इसको करने में जो हमारा ड्यूरा मैटर है वो सराउंड करता है हमारे नर्व रूट को और फ्यूज करता है हमारे आउटर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कवरिंग होती है हमारे नर्व की, जो कि एपिन्यूरियम कहलाती है। स्पाइनल अरक्नॉइड मैटर। सो अरक्नॉइड मैटर बेसिकली एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है जो कि लोकेटेड होता है हमारे ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में। ये फॉर्मर यानी कि हमारे जो सेपरेटेड जो रहते हैं जिनमें रहता है हमारा सब अरक्नॉइड स्पेस से ये सेपरेटेड होते हैं, जिस स्पेस में सबसे ज्यादा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड
लोकेटेड होता है या सबसे ज्यादा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। डिस्टल टू कोनस मेडुलरीज जो सब अरक्नोइड स्पेस है वो एक्सपैंड करता है फॉर्म करने में हमारे जो लंबर सिस्टर्न है। और ये जो स्पेस है वो एक्सेस करते हैं, यही बेसिकली हमारा जो स्पेस होता है वो होता है हमारे लंबर पंक्चर का। सो अगर जब भी स्पाइनल एनेस्थीसिया देनी है या किसी भी तरह का सीएसएफ का एग्जामिनेशन करना है, तो इस एरिया में लंबर पंक्चर करके हम सीएसएफ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तीसरा मैटर है हमारा पाया मैटर, जो कि इनर मोस्ट होता है हमारा मेनिंजेस में। ये तीन लेयर है हमारी, सब जो हमारी अरक्नॉइड है, ड्यूरा है और पाया मैटर है, वो हमारे सबसे ज्यादा इनर मोस्ट लेयर। ये एक थिन मेम्ब्रेन जो कि कवर करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, नर्व रूट्स को और ब्लड वेसल्स को। इंफीरियरली जो स्पाइनल पाया मैटर है वो फ्यूज होता है हमारे फाइलम टर्मिनेल से। और कई जो नर्व रूट्स हैं उनके नर्व रूट्स में जैसे जो पाया मैटर है वो थिकन अप हो जाता है और वहां मिलके वो थिकनिंग हो जाती है उसकी, तब वो बनता है डेंटिकुलेट लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स अटैच होते हैं ड्यूरा मैटर से और वहां जो सस्पेंड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में। स्पाइनल नर्व्स, सो बेसिकली जो हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ये बेसिकली एक तरह के मिक्स्ड नर्व्स होते हैं जो हमारे फॉर्म करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। हर स्पाइनल नर्व बिगिन होती है या तो एज अ मोटर जो कि एंटीरियर है, या हमारे पोस्टीरियर यानी कि सेंसरी नर्व। सो जो हमारे स्पाइनल नर्व होते हैं वो मोटर नर्व हो सकते हैं, वो हमारे सेंसरी नर्व भी हो सकते हैं। ये जो रूट्स हैं वो राइज होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से और यूनाइट करते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में, जो कि एक सिंगल स्पाइनल नर्व फॉर्म करते हैं। सो बेसिकली हमारी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड नर्व होती है, क्योंकि उसमें एंटी जो मोटर कंपोनेंट भी होता है और हमारा सेंसरी कंपोनेंट भी होता है। इसलिए अगर स्पाइनल नर्व का कंप्रेशन होता है तो कई बार मोटर लॉस के साथ साथ सेंसरी लॉस भी देखने को मिलता है।
स्पाइनल नर्व इसके बाद लीव करती है हमारे वर्टिब्रल कैनाल को थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, जो कि हमारे डिवाइड करती है दो पार्ट में, एक है पोस्टीरियर रेमाई और एक है एंटीरियर रेमाई। पोस्टीरियर रेमाई बेसिकली हमारे सप्लाई करते हैं जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम, जो कि डीप मसल्स होती है हमारे बैक में और जो कि ओवरलाइंग स्किन होते हैं। सो पोस्टीरियर रेमाई जो हमारा सप्लाई करते हैं वो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स को, हमारे डीप मसल्स को और हमारे ओवरलाइंग स्किन को। एंटीरियर रेमाई बेसिकली हमारे सप्लाई करते हैं नर्व फाइबर्स, जो कि हमारे रिमेनिंग एरिया होते हैं, जो कि मोटर होते हैं और सेंसरी, यानी कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम, बैक के जो डीप मसल्स हैं और ओवरलाइन जो स्किन है, उनको छोड़ करके जो बाकी एरिया होता है, जो बाकी सरफेस होता है, वो उनको सप्लाई करने का काम हमारे एंटीरियर रेमाई का होता है, जो कि मोटर और सेंसरी दोनों नेचर में प्रेजेंट होते हैं। सो क्वाडा इक्वाइना बेसिकली नर्व बंडल, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि L2 L5 से बेसिकली L2 S5 में बेसिकली एराइज होते हैं। सो ये जो नर्व रूट्स वहां से एराइज होते हैं वो एक बंडल फॉर्म करते हैं और उसी बंडल को हम क्वाडा इक्वाइना कहते हैं। सो कुछ इस तरह से हमारे स्पाइनल नर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसमें हमारे एंटीरियर रूट है, हमारे पोस्टीरियर रूट है। जो एंटीरियर रूट है हमारे पोस्टीरियर है, मोटर और सेंसरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पोस्टीरियर रेमाई है और एंटीरियर रेमाई। जो पोस्टीरियर रेमाई है वो बेसिकली हमारे वर्टिब्रल कॉलम, हमारे जो डीप मसल्स हैं, बैक की जो हमारी ओवरलाइन स्किन है, उनको सप्लाई करते हैं। और जो बाकी सरफेसेस हैं, जो बाकी लेफ्ट ओवर एरिया है, उन्हें हमारे एंटीरियर रेमाई सप्लाई करते हैं। वेस्कुलेचर, तो जो आर्टेरियल सप्लाई है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, वो बेसिकली हमारी तीन लॉन्गिट्यूडनल आर्टरीज से, यानी हमारे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और जो पेयर्ड हमारे पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बेसिकली फॉर्म करती है हमारे जो ब्रांचेस हैं वर्टिब्रल आर्टरीज की, और ये एंटीरियर मीडियन फिशर से ट्रेवल करती है। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी बेसिकली ओरिजिनेट करती है हमारे वर्टिब्रल आर्टरी
या पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये एनास्टोमोज करती हैं, वो एक साथ मिलके जो हमारे पाया मैटर में है वो एनास्टोमोज करती हैं, वो वहां फॉर्म होती है। जो एडिशनल आर्टेरियल सप्लाई है वो हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंटल मेडुलरी आर्टरी से होता है। ये छोटी वेसल्स होती हैं जो एंटर करती हैं वाया द नर्व रूट्स। जो लार्जेस्ट हमारा जो एंटीरियर सेगमेंटल मेडुलरी आर्टरी है, जिसे हम आर्टरी ऑफ एडम स्विच कहते हैं, वो अराइज करती है हमारी इंफीरियर इंटरकोस्टल और अपर लंबर आर्टरीज से, और सप्लाई करती है हमारे इंफीरियर टू थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को। वेनस ड्रेनेज जो कि होता है वो हमारा 3 एंटीरियर और 3 पोस्टीरियर स्पाइनल वेन से होता है। जो वेन्स है वो वॉल्वलेस है और उनमें एक एनास्टोमोसिन नेटवर्क फॉर्म होता है जो कि सरफेस होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड। वो वेनस ब्लड रिसीव करते हैं हमारे रेडिकुलर वेन्स और स्पाइनल वेन्स में ड्रेन करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस में, जो एम्प्टी होते हैं हमारे सिस्टमिक सेगमेंटल वेन्स। यानी कि जो हमारा इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस है वो भी हमारा एम्प्टी होता है ड्यूरल वेनस साइनस में सुपीरियरली। अभी तक हमने बात किया स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल वेसल्स, हमने पूरे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात कर लिया, और
अब हम बात करते हैं स्पाइनल ट्यूमर के बारे में। तो स्पाइनल ट्यूमर बेसिकली एक एबनॉर्मल मास टिश्यू होता है, यानी कि एक एबनॉर्मल टिश्यू फॉर्म हो जाता है, एक बल्क मास फॉर्म हो जाता है, जो कि हमारे सराउंड करने लगता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को या स्पाइनल कॉलम को। ये जो सेल्स ग्रो होते और मल्टीप्लाई होते हैं अनकंट्रोलेबली, क्योंकि ये एक तरह के कैंसरस सेल होते हैं, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है। सो बेसिकली जो स्पाइनल ट्यूमर होते हैं, जैसा बिनाइन हो सकते हैं या नॉन कैंसरस हो सकते हैं, तो या मैलिग्नेंट हो सकते हैं, जो कि कैंसरस हो सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह में स्प्रेड हो सकते हैं। सो प्राइमरी ट्यूमर बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं। सो ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो प्राइमरी ट्यूमर बेसिकली हमारे स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड में ओरिजिनेट करते हैं, और जो हमारा सेकेंडरी या मेटास्टैटिक जो ट्यूमर है, वो बेसिकली हमारे कहीं और साइड से आके हमारे स्पाइन में स्प्रेड होते हैं। स्पाइनल ट्यूमर्स बेसिकली दो वेज में क्लासिफाइड होते हैं, या दो वेज में वो रेफर्ड होते हैं। पहला, कि किस रीजन में वो अकर कर रहे हैं, या वो सर्वाइकल में है, वो थोरेसिक में है, वो लंबर में है, या वो सैक्रम में। दूसरा, विद इन द स्पाइन उनकी क्या लोकेशन है। सो वो इंट्राड्यूरल या एक्स्ट्रा मेडुलरी हो सकते हैं। सो इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रा मेडुलरी में जो ये ट्यूमर होते हैं, वो हमारे ड्यूरामेट यानी कि हमारी जो थिन कवरिंग होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और आउटसाइड द एक्चुअल स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, तो वो ऑलमोस्ट 740% होती है। जो सबसे नॉर्मल, जो सबसे कॉमन टाइप का होता है, वो होता है हमारा मेनिंजियोमा, यानी कि जो हमारे अरेक्नोइड मेम्ब्रेन में है, वो सबसे कॉमनली ये डेवलप होते हैं। नर्व रूट्स में ये सबसे ज्यादा एक्सटेंड करते हैं, और वहां ये श्वानोमास या न्यूरोफाइब्रोमास फॉर्म करते हैं। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड के बेस में बना रहे हैं, तो फाइलम टर्मिनल एपिंडोमास हम इसे कहते हैं। ऑल्दो जो मेनिंजियोमास होते हैं वो बिनाइन नेचर के होते हैं, बट इनको रिमूव करना सर्जिकली काफी डिफिकल्ट होता है, और इनमें रीअकरेंस ज्यादा होता है। नर्व रूट ट्यूमर्स बेसिकली जनरली बिनाइन होते हैं, जो कि जैसे न्यूरोफाइब्रोमास है, वो मैलिग्नेंट बन सकते हैं ओवर द टाइम। एपेंडाइमास की अगर मैं बात करूं, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के एंड में होते हैं,
और जो कि बड़े होते हैं और डेलिकेट नेचर होते हैं, कई तरह के न्यूरल स्ट्रक्चर्स के बीच में होते हैं, इसलिए इनको रिमूव करना कई बार बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इंट्रामेडुलरी, तो ये ट्यूमर्स बेसिकली ग्रो करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो कि टिपिकली हमारे ड्राइव होते हैं या तो ग्लायल या एपेंडाइमल सेल्स, जो हमारे इंटरस्टिशियम होता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो वहां से फॉर्म होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली नॉर्मली 5% ही होती है। एस्ट्रोसाइटोमा या एपेंडाइमोमास, ये दो तरह के कॉमन टाइप होते हैं। एस्ट्रोसाइटोमा मोस्ट कॉमनली हमारे थोरेसिक रीजन में ज्यादातर देखने को मिलता है, और उसके बाद सर्वाइकल रीजन में ज्यादातर देखने को मिलता है। एपेंडाइमोमास जो ट्यूमर होते हैं, वो हमारे फाइलम, यानी कि जो बॉटम रीजन होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे, और उसके बाद बॉटम रीजन के बाद ये सबसे ज्यादा हमारे सर्वाइकल रीजन में देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली एक बिनाइन होते हैं, यानी कि ये अगर हम इंट्राक्रैनियल ट्यूमर से बात कंपेयर करें तो ये बिनाइन होते हैं, बट इनको रिमूव करना काफी डिफिकल्ट होता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल, सो एक्स्ट्रा ड्यूरल जो ट्यूमर है वो हमारे ड्यूरा के बाहर लोकेटेड होता है, जिसमें एक थिन कवरिंग होती है, सराउंडिंग करता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे जो ऑक्यूरेंस होता है उसमें, ये इसका जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट 55% की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और ये मेटास्टैटिक कैंसर्स को ज्यादातर ये एट्रीब्यूट करते हैं। ये कॉमनली लेस होता है, जो कि क्योंकि श्वानोमास डिराइव्ड सेल्स ये बनते हैं। ओकेजनली जो एक्स्ट्रा ड्यूरल ट्यूमर होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं हमारे इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से, जो हमारे पार्शली लाई करते हैं विद इन और पार्शली आउटसाइड द स्पाइनल कैनाल। सो वो पार्शली इनसाइड होंगे और पार्शली आउटसाइड होंगे, क्योंकि इंट्रावर्टिब्रल फोरामन में ये एक्सटेंड होते हैं। बोनी स्पाइनल कॉलम, यानी कि हमारा सबसे कॉमन साइट होता है मेटास्टेसिस के लिए, यानी बोन मेटास्टेसिस के लिए। एस्टिमेटेड अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 30%, या हायर रेट में हम बात करें तो 70% जो पेशेंट है उनका जो कैंसर है वो स्प्रेड हो जाता है।
वो स्पाइन में स्प्रेड होता है। कॉमन जो प्राइमरी कैंसर्स है वो स्प्रेड होते हैं हमारे जो स्पाइन में स्प्रेड होते हैं वो है हमारे लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट या प्रोस्टेट कैंसर। लंग कैंसर सबसे ज्यादा मेटास्टेसाइज होता है, मेटास्टेसिस होता है उसका बोन का मेन। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा वोमेन में, यानी कि लंग कैंसर सबसे ज्यादा पहुंच जाता है हमारे स्पाइन में, और उसके बाद वोमेन में ब्रेस्ट कैंसर। जो दूसरे कैंसर जो स्पाइन में स्प्रेड हो सकते हैं वो है मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, मिलानोमा या सार्कोमा, जो कि कैंसर है हमारे जीआई ट्रैक्ट, किडनी के और थायराइड। प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस या आइडेंटिफिकेशन सबसे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ओवरऑल ट्रीटमेंट। उनके जो ट्रीटमेंट है वो कई फैक्टर्स से डिपेंड करते हैं, उनके नेचर पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ लीजन्स पे डिपेंड करते हैं कि वो कितने डिस्टेंट साइट में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, किसी तरह का कोई कंप्रेशन तो क्रिएट नहीं कर। सो बेसिकली जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तब हम इनके बाकी फैक्टर्स और बाकी ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी की भी बात करेंगे। सो कुछ इस तरह से, जैसे इस इमेज में हम देख रहे हैं, कुछ इस तरह से ट्यूमर प्रेजेंट होता है। सो जैसा एक हम बाहर एक सब्सटेंस हम देख सकते हैं, सो ऐसा हमारा एक ट्यूमर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे सर्वाइकल में हो सकता है, हमारे थोरैसिक में हो सकता है, हमारे लंबर रीजन में हो सकता है, या कहीं से मेटास्टेसिस होकर के वो आ सकता है, जो कि मेन में लंग कैंसर, वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर, ज्यादातर मेटास्टेसिस हो करके हमारे स्पाइन में फॉर्म हो सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स जनरली कम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ब्रेन ट्यूमर। सो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर को अगर हम बेसिकली क्लासीफाई करें तो वो प्राइमरी हो सकते हैं या वो सेकेंडरी हो सकते हैं। सो वो प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर या सेकेंडरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर हो सकते हैं। जो प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है वो कैंसरस हो सकते हैं या नॉन कैंसरस हो सकते हैं। प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं सेल्स जो विद इन द स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि जो अगर हम अंदर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेल्स हैं उनमें जो ट्यूमर फॉर्म होता है वो हमारे प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर होते हैं। अप्रोक्सीमेट वन थर्ड जो हमारा प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर्स होते हैं वो हमारे विद इन द सेल्स विद इन द स्पाइनल कॉर्ड ही होते हैं। ये ट्यूमर एक्सटेंड करते हैं विद इन द कॉर्ड, एक अपने इसी कॉर्ड में वो एक्सटेंड होते जाते हैं और हमारे जो स्पाइनल फ्लूइड का जो फ्लो है उसे ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी या जिसे हम साइरिंग्स कहते हैं वो फॉर्म हो जाती है। मोस्ट प्राइमरीली स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर जो ओरिजिनेट करते हैं सेल्स में वो नेक्स्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड होता है, जैसे कि मेनिंजेस, जो लेयर ऑफ टिश्यूज होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। मेनिंजियोमा या न्यूरोफाइब्रोमा बेसिकली जो ओरिजिनेट करते हैं सेल्स वो नेक्स्ट टू द कॉर्ड होते हैं, और ये सबसे कॉमन प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर होते हैं। ये ऑल्दो ये नॉन कैंसरस होते हैं बट इनको रिमूवल बहुत डिफिकल्ट होता है और इनमें रीअकरेंस ज्यादा होता है।
सेकेंडरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर बेसिकली वो ट्यूमर होते हैं जो किसी और साइड से मेटास्टेसिस होकर के स्पाइन में आते हैं, वो हमेशा कैंसरस ही होते हैं। ये मेटास्टेसिस बेसिकली स्प्रेड होते हैं बोन से हमारे स्पाइन में, और इन्हीं ट्यूमर से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी ट्यूमर या इन्हीं कैंसरस सेल से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर हो सकता है। मेटास्टेसिस होने के कारण एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जिससे हमारे नर्व रूट्स कंप्रेशन हो सकते हैं या कई तरह के वो बोन डैमेज को भी क्रिएट कर सकते हैं। मैलिग्नेंट स्पाइनल ट्यूमर, सो जो मोस्ट स्पाइनल कैंसर जो कहीं और से आ रहे हैं या इनसाइड हमारे स्पाइनल कॉलम में हो रहे हैं, वो बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। जैसे कि हमारा ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा एक बोनी कैंसर है, यानी कि बोन का कैंसर है जो ओरिजिनेट करता है स्पाइन में, बट ज्यादातर वो देखने को मिलता है थाई में या शिन बोन में। कॉन्ड्रोसार्कोमा एक ट्यूमर जो एराइज करता है कार्टिलेज सेल्स में बोन के अराउंड, अनकॉमन है स्पाइन में बट डेवलप हो सकता है। मल्टीपल माइलोमा ये ऐसा कैंसर है जो इफेक्ट करता है हमारे प्लाज्मा सेल्स को, जो कि हमारे ब्लड के सेल्स हैं। इससे हमारा जो बोन मैरो है वो अफेक्टेड होते हैं। लिम्फायोमा एक ऐसा ग्रुप ऑफ कैंसर जो हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है, और ये डेवलप होता है एज अ प्राइमरी ट्यूमर, बट ये कहीं और से स्प्रेड होके स्पाइन में आता है। कॉर्डोमा एक मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर है जो डेवलप होता है इनसाइड द स्पाइनल कॉलम, और वो कहीं पर भी जो पूरी स्पाइनल कॉलम की जो लेंथ है वो कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है। ज्यादातर ये सैक्रम में देखने को मिलता है। इविंग सार्कोमा ये एक ऐसा कैंसर है जो इफेक्ट करता है हमारे बोन और हमारे सराउंडिंग्स ऑफ टिश्यूज को। ये एडल्ट्स में रेयरली देखने को मिलता है। बिनाइन स्पाइनल ट्यूमर्स, ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में स्पाइनल ट्यूमर्स बिनाइन ही होते हैं, बट कई ऐसे स्मॉल परसेंटेज होते हैं जिसमें ये ट्यूमर मैलिग्नेंट हो सकते हैं। तो बिनाइन स्पाइनल ट्यूमर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो लार्ज साइज में ग्रो होते हैं, और उसके कारण हमारे जो स्पाइनल स्ट्रक्चर्स है वो कंप्रेस हो सकते हैं। बिनाइन एपिड्यूरल ट्यूमर में जैसे हम हिमेंजियोमा, जिसमें एक ग्रोथ हो जाती है हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे स्पाइनल कॉलम में। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एक स्मॉल ट्यूमर जो हमारे बोन में फॉर्म होता है, ज्यादातर चिल्ड्रन और यंगर अडल्ट्स में देखने को मिलता है। ऑस्टियोब्लास्टोमा एक सिमिलर ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा जो कि टिपिकली लार्ज होता है बट एग्रेसिव होता है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा एक ओवर ग्रोथ होती है कार्टिलेज और बोनी ग्रोथ हो जाती है यूजुअली, जो अकर करती है हमारे बोन में और ग्रोथ प्लेट। जाइंट सेल ट्यूमर एक ट्यूमर जो नेम से ही इंडिकेट कर रहा है कि ये जाइंट सेल है, और ये मल्टीपल न्यूक्लियस में फॉर्म होता है। सो जाइंट सेल ट्यूमर्स बेसिकली हमारे स्पाइन को टिपिकली इफेक्ट करते हैं, हमारे जो बोन्स है हमारे जो वर्टिब्रे हैं उनको इफेक्ट करते हैं। बिनाइन इंट्राड्यूरल ट्यूमर्स जैसे कि मेनिंजियोमा, ट्यूमर जो हमारे ब्रेन में होता है, जो हमारे ड्यूरा मैटर में हो सकता है, कि जो कि हमारा स्पाइनल मेनिंजेस है।
नर्व शीथ ट्यूमर जैसे कि श्वानोमा या न्यूरोफाइब्रोमा, ये फॉर्म होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्व रूट्स में जो हमारे स्पाइन को एग्जिट करते हैं। हिमेंजियोमा, हिमेंजियोब्लास्टोमा ट्यूमर जो हमारे ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं और वो अल्टीमेटली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ग्लियोमा एक ऐसा ट्यूमर जो ग्लियल सेल से ग्रो करता है और जो सपोर्ट करता है हमारे फंक्शन ऑफ द ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। इपेंडाइमोमा या सब इपेंडाइमोमा, ये ट्यूमर ऐसे होते हैं जो हमारे लाइनिंग, जो हमारी पैसेज वेज होती है, इनकी लाइनिंग में ये फॉर्म होते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पैसेज वेज में इनको देखने को मिलता है। एस्ट्रोसाइटोमा जो कि एक मोस्ट कॉमन स्पाइनल ट्यूमर होता है, हमारे चिल्ड्रंस में ज्यादा होता है, जो कि मैलिग्नेंट या बिनाइन भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के इस इंट्रोडक्टरी सेशन पर आपको ये पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।